देख रहे हैं न्यूज 4.0। साथ में आपके शिखा ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं पूजा, प्रिया और रजनी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की आज मीटिंग हुई। इस पूरी मीटिंग में गुड गवर्नेंस के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के करीब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। एनडीए की इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री और एनडीए शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के पराक्रम को सैल्यूट किया गया। इतना ही नहीं, सेना के शौर्य पर एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना करवाने को लेकर के भी लिए गए फैसले की सराहना हुई और एक प्रस्ताव इस संदर्भ में भी पारित हुआ है। और देखिए, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनंदन प्रस्ताव पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के लोगों में आत्मविश्वास की नई भावना पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बैठक के दौरान दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने अपने द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बुकलेट के तौर पर देकर जानकारी साझा की। दिल्ली सरकार ने शुरुआती 100 दिनों के दौरान क्या कुछ कदम उठाए, इस बारे में बुकलेट में जानकारी दी। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश के हर एक नागरिक ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। और मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। ये उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। और देखिए, मन की बात कार्यक्रम में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तारीफ भी पीएम मोदी ने की और कहा कि बीते दिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो धूम थी वो काफी ज्यादा रही और बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। पूरे भारत से एथलीट्स यहां पर पहुंचे थे और इन एथलीट्स ने बिहार के स्पोर्टिंग स्पिरिट की और बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की काफी तारीफ की। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों,
बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ कई यूनिक चीजें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में योग, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अलग अलग हिस्सों में सुना गया। पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव को आरजेडी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। आरजेडी सुप्रीमो और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान किया। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की वजह से तेज प्रताप यादव पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया था, अपनी रिलेशनशिप का उन्होंने ऐलान किया, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह भी कह दिया कि परिवार से भी अब कोई संबंध नहीं होगा तेज प्रताप यादव का। और देखिए, तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव नाम की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एक पोस्ट शेयर की थी और बाद में उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट को रिवाइज किया और बाद में कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। लेकिन लालू ने इस मामले पर सख्ती दिखाई। लालू ने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। आगे लिखा, तेज प्रताप की गतिविधि, लोक आचरण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। लालू यादव ने इस दौरान तेज प्रताप से संबंध रखने वालों को भी चेतावनी दी। वहीं तेजस्वी यादव ने लालू के फैसले का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए लिखा कि वो अपने निजी जीवन का फैसला लेने के लिए आजाद है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 युवकों का पाकिस्तान समर्थन वाला जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए दोनों युवकों को अरेस्ट किया है। वायरल हो रहे वीडियो में दोनों युवक पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक युवक के हाथों में धारदार हथियार है, जो ये कहता हुआ भी नजर आया कि नेताओं की जुबान काट लूंगा। हालांकि जैसे ही पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया, इनकी हेकड़ी सारी निकल गई। आलम तो यह है कि पुलिस एक्शन के बाद ये दोनों शख्स न सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखे, बल्कि अपनी गलती की माफी भी ये मांगते हुए नजर आए हैं। और वायरल हो रहे वीडियो में जहां ये दोनों ही शख्स पाकिस्तान समर्थित नारे लगाते हुए दिखाई दिए थे, दूसरी ओर वीडियो में ये दोनों शख्स लंगड़ाते हुए और अब माफी मांगते नजर आते हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने कबूला कि उन्होंने गलती से ये पोस्ट की थी और आगे से वो वैसा नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह के मुताबिक दोनों युवक सोशल मीडिया पर समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने आरोपियों का चालान कर दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। चैनपुर पुलिस के द्वारा वाजिद शाह व इरफान उर्फ अमरताज को सोशल साइट्स पर देश विरोधी टिप्पणी करने के कारण हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बिहार के बक्सर में राजपुर प्रखंड के अहियारपुर में हुए ट्रिपल हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के पति मनोज यादव समेत 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं इस पूरे मामले में चौकीदार को सस्पेंड किया गया, क्योंकि पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई है कि अगर चौकीदार समय पर थाने में इस विवाद की सूचना देता तो इस वारदात को रोका जा सकता था। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको ये बता दें कि बिहार के बक्सर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि हत्या को जमीन के विवाद में अंजाम दिया गया था। जानकारी ये है कि 2 परिवारों के बीच कई दिनों से जमीन को लेकर के विवाद था, जिसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी।
देखिए, हत्याकांड का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें गोली चलने और गोली लगने से हुई मौत को साफ साफ देखा जा सकता है। पहले खबर इस बात की उड़ी कि इस वारदात में 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने इस बात को साफ किया कि पूरे घटनाक्रम में मौत का आंकड़ा 3 है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की पहचान विनोद सिंह यादव, सुनील सिंह यादव और वीरेंद्र सिंह यादव के तौर पर हुई है और बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त सभी नहर के किनारे टहल रहे थे और कार से आए दूसरे गुट के लोगों से लड़ाई हुई और फिर फायरिंग कर दी गई। घायल मंटू सिंह की हालत क्रिटिकल है, उनके पेट में और पैर में गोली लगी। वहीं पुंज यादव, इनके पेट में गोली लगी और दोनों को पहले कोचस स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। जो मृतक पक्ष के जो लगभग 5 लोग जो थे वो रोड पर ही बैठे हुए थे और तभी 2 गाड़ियों से जो अपराधकर्मी आए और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया है। इसमें कि 2 लोग जो हैं वो मौके पर ही बेसिकली दम तोड़ दिए हैं। उसके बाद में एक जो व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, एक जो व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल में गए, उनके हॉस्पिटल में जाकर उनकी मृत्यु हुई और अन्य 2 व्यक्ति हैं जो अभी भी इलाजरत हैं और मामले पे जो है छानबीन कर रहे हैं अभी से पूरा, और उसमें FSL भी आया हुआ है और बेसिकली जल्द से जल्द इसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। हरिद्वार में अगर अब आपको DL बनवानी है यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको अब हाईटेक टेस्ट देना पड़ेगा। हरिद्वार के RTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर जो है गाड़ी चलाकर दिखानी पड़ेगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें DL जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया। और देखिए, इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, ढलान, तीव्र मोड़ जैसे जगहों पर ड्राइविंग का रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। एप्लीकेंट ने कैसी ड्राइविंग की है इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदक को नया DL जारी या रिन्यूअल किया जा सकेगा। उत्तराखंड सरकार का ये कदम हर किसी को प्रभावित कर रहा है और इस आधुनिक ट्रैक के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाला टेस्ट आवेदकों के लिए एक नया अनुभव है। वह इस ट्रैक के जरिए सरकार की ये कोशिश है कि सिर्फ उन्हें ही DL मिले जो पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ गाड़ी को चला पाए। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम, तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। पक्का स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है, तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड है। हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल या निशान लगाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बार फिर से ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। RDX लगा करके ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी भरा ईमेल शनिवार को केरल के पर्यटन विभाग के पास आया। ईमेल के मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर चली गई। CISF थाना ताजगंज पुलिस, पर्यटन और ताज सुरक्षा में लगी एजेंसीज की सर्किल फोर्स, बम निरोधक दस्ते और स्निफर डॉग्स ने ताजमहल और आसपास के एरिया को छान डाला। हालांकि इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब इस ईमेल की जांच भी शुरू कर दी गई है। ताजमहल और आसपास के इलाकों में करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान भी चलाया गया। जब कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई तब जाकर सुरक्षा में लगे लोगों ने वहां राहत की सांस ली। आगरा में अधिकारियों ने बताया कि ये एक हॉक्स मेल था। साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। DCP सिटी के निर्देश पर साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर लिया और ईमेल की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो बहुत जल्द आरोपी को भी पकड़ लेगी। हालांकि इस धमकी भरे ईमेल के बाद ताजमहल के आसपास हड़कंप जरूर मच गया था। आपको बता दें कि ताजमहल को बम सुड़ाने के लिए इसके पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है और पिछले साल 24 दिसंबर 2024 में भी ताज को बम सुड़ाने का एक ईमेल मिला था। आगरा के पर्यटन विभाग को एक ईमेल के जरिए देश दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल के अंदर RDX होने की जानकारी मिली। इस जानकारी के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसी और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की तरफ से
कई घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ताजमहल के अंदर तमाम पर्यटक भी मौजूद थे। हालांकि पर्यटक पैनिक ना हो उसको लेकर उन्होंने पर्यटकों से कहा कि ये एक महज मॉक ड्रिल की जा रही है और उसके बाद बिना पैनिक होते हुए भी पर्यटकों ने देश दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार किया। हालांकि कई घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद ताजमहल के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसी और पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि ये ईमेल केरल में भी भेजा गया है, वहां की तमाम जगहों का भी उसमें जिक्र किया गया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगरा के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस की तरफ से गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कराई जा रही है कि मेल भेजने का मकसद क्या था और आखिर किस व्यक्ति ने ये मेल भेजा है। ये जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। भारत 24 के लिए अपने सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ शिव चौहान, आगरा। पर्यटन विभाग को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें उन्हें ये सूचित किया गया कि ताजमहल के अंदर एक RDX बेस्ड IED हो सकता है और इसके संबंध में सघन चेकिंग कराने को भी कहा गया। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस द्वारा येलो जोन को ऑपरेशनल एरिया में कन्वर्ट किया गया। अंदर आने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग और बैगेजेस की सघन चेकिंग अभियान चालू किया गया। इसके साथ ही जो ताज सुरक्षा की एडवांस्ड बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है उसको बुलाया गया। उसके स्निफर डॉग के माध्यम से सभी जगह चेकिंग कराई गई। ताजमहल के अंदर CISF के कोऑर्डिनेशन से हमारी BDDS ने एक कोने की जांच की। साथ ही हमने इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी तरह का पैनिक ना क्रिएट हो, पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा ना हो और वो सकुशल ताजमहल देखकर जाएं, इसका भी ध्यान रखा। मौसम भले ही कितनी भी चुनौती पेश कर रहा हो, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद गंगोत्री यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ धाम सहित उत्तरकाशी जिले के सभी हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इसके बावजूद भी देश दुनिया भर से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आलम कुछ ऐसा है कि मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धामों में अब तक 4,73,109 श्रद्धालु दर्शन करके लौट भी चुके हैं। और गंगोत्री धाम के पुरोहित ने बताया कि गंगोत्री धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर समिति की ओर से सुबह और शाम गर्म चाय की व्यवस्था की गई है। इधर चारधाम यात्रा में लगे पुलिस के जवान भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जहां सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तो किसी का बैग, मोबाइल, पर्स कुछ भी खो रहा है तो उसको तुरंत CCTV कैमरे के माध्यम से तत्काल खोजकर उनको वापस दिया जा रहा है। जय गंगा मैया। आज यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। फिर भी इस बारिश में श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ माँ गंगा के दर्शन में लोग लाइनों में लगे, घंटों से लाइन में लगे हैं। और तमाम उनके लिए यहाँ पर टीन शेड की भी व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को जो बरसात से जो है सुरक्षा मिले। और तमाम दर्शक जो है माँ भगवती गंगे के दर्शन और पूजा पाठ करवा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे बच्चों में संक्रमण से जुड़ी बीमारियां सामने आ रही हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल में तैनात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चों में हाथ, पैर और मुंह में हल्का सा संक्रमण वायरल आ रहा है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हरेंद्र ने कहा कि ये वायरस छोटे बच्चों को आम है और इनके लक्षण में मुंह में घाव होना, हाथों और पैरों में दाने शामिल है। अब इस मामले में केवल सावधानी बरतने की जरूरत है। तो बच्चों में ये सामान्य लक्षण है जिसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ये सामान्य लक्षण है, डॉक्टर के पास आए और इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।